द्वार में पहला शिविर मैं किया तो उसमें संख्या थी 85। सोम भाई का शिविर था 2007 में। और 3 महीने बाद दूसरा शिविर फिर वहाँ पे रखा गया तो उसमें संख्या थी केवल 28। लेकिन उसमें मेरा बहुत फायदा हुआ, इतना प्रश्न पूछने का अवसर मिला। तो संख्या कम रहने पे पार्टिसिपेंट का बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो संख्या अच्छी है। देखिए, कुल मिला के हम लोग बातचीत ही करेंगे और पूरा जो शिक्षा का कार्यक्रम 20 साल हम बिताते हैं उसमें करते क्या है, बातचीत ही करते हैं। घर में भी क्या करते हैं, बातचीत ही करते हैं। वो बातचीत करने का ढंग कुछ लोगों का अलग होता है, कुछ लोगों का अलग होता है। ठीक है, आपके घर में बातचीत ठीक ठाक होती है ना, मम्मी पापा से सबसे? ठीक है, यहाँ मत बताइएगा। तो बातचीत ही करते हैं। और भाषा, आप सोचिए, आदमी की जब से इस धरती पे आया, 1,00,000, 1,50,000, 2 साल, 2 लाख साल, जितना साल भी पहले, तो कुछ दिनों के बाद ही आप देखे होंगे भाषा जो है वो भाषा पे काम किया, काफ़ी काम किया। और भाषा पे अब भी बहुत काम हो रहा है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, राजस्थान में भी मारवाड़ी हो, और बहुत सारा, एक राज्य के अंदर ही बहुत सारी भाषा है। लेकिन समस्या यह है कि मानव को बोलने में ही आज भी दिक्कत है। ठीक है, बोलने के कारण तनाव बढ़ जा रहा है और बोलने के कारण ही समस्या खड़ी हो जा रही है। अच्छा, बोलने का भी एक, जैसे हम बोल रहे हैं तो दूसरा क्या करेगा? मैं बोलूं तो आप क्या करेंगे? सुनेंगे पहले, तब तो जवाब देंगे। पहले सुनेंगे। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं शेष राम जी, वो हो रहा है, सुनना कम हो गया है, जवाब देना ज्यादा हो गया है। तो अभी धरती का सबसे कठिन काम हो गया सुनना। आसान काम नहीं है सुनना, सुनना बहुत कठिन काम है। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत सारे घरों में जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी पापा हमारा सुनते नहीं हैं। मम्मी पापा से बात करिए तो बोलते हैं बच्चे, आज की पीढ़ी सुनती नहीं है। ठीक है, पति कहेंगे पत्नी मेरा सुनती नहीं है, पत्नी बोलेगी ये तो पति है, इनको तो सुनना है ही नहीं है। ठीक है, तो कोई सुन ही नहीं रहा है। सुनना सबसे कठिन काम हो गया। ठीक है, तो जैसे आप कह रहे हैं जवाब देना, तो जवाब तो हम तब ठीक से दे पाएंगे जब हम ठीक से सुन पाएंगे। सुनने का मतलब यह है कि जैसा कहा जा रहा है उसको वैसा ही सुनना, बिना कोई चश्मा लगाए, बिना अपनी कोई क्रिएटिविटी लगाए। अभी तो ऐसा होता ही नहीं है। हम अपनी किसी पूर्वाग्रह या पूर्वाभ्यास के आधार पर ही किसी चीज को सुनते हैं, और सुन कम रहे होते हैं, अंदर से रिएक्ट ज्यादा कर रहे होते हैं, इसलिए वो बात हमारे तक पहुंचती नहीं है। तो ये जो 5 दिन का कार्यक्रम चलेगा, ये सुनने सुनाने का ही चलेगा। यानी हम भी कुछ सुनाएंगे, आप भी कुछ सुनाएंगे। शर्त यह है कि आप भी पूरा सुनेंगे, मेरे साथ भी वही शर्त है कि मैं भी पूरा सुनूंगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग तो राजस्थान से हैं, शायद ये 2 लोग केवल गुजरात से हैं। तो एक बार नाम और जगह का परिचय हो जाए, बाकी शेयरिंग बीच बीच में आप लोग करते रहिएगा। अभी शेयरिंग नहीं करनी है, केवल अपना नाम और कहाँ से आए हैं, तो थोड़ा सा हमें भी रेपो बनाने में ठीक रहेगा। जी, हाँ, इसमें अभी इसके पहले शिविर कितने लोगों ने किया हुआ है? 7 दिन का, 8 दिन का? 7-8। चलिए, 7 या 8 दिन का, ठीक है। बाकी जो ऑनलाइन क्वेश्चन सेशन में, क्वेश्चन आंसर में या गोष्ठी में जुड़ते हैं, ऐसी संख्या, उनके अलावा, शिविर के अलावा? अच्छा, ठीक। हाँ जी, मेरा नाम मिलोनी है और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मेरा नाम दिशा है, मैं भिलवाड़ा से हूँ। मेरा नाम गोपाल है, मैं भिलवाड़ा से हूँ। गोपाल, निशा। शुभांगी भिलवाड़ा से। मेरा नाम लिपि है और मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरा नाम कमलेश कोठारी है, मैं राजनगर से हूँ।
मेरा नाम कमलेश कच्छारा राजसमंद से हूँ और मैंने एक परिचय शिविर किया हुआ है। मेरा नाम शिवम शर्मा है, भिलवाड़ा से हूँ। मेरा नाम लोकेश है, मैं भिलवाड़ा से हूँ। मैं डॉक्टर रचना तेलंग राजसमंद से ही हूँ। मेरा नाम निखिल यादव है और मैं राजनगर से हूँ। आगे दे दीजिए। सभी को नमस्ते। मेरा नाम दिव्या है, मैं भिलवाड़ा से हूँ। मेरा नाम किशोरी जोशी है, मैं भीलवाड़ा से हूँ। मेरा नाम सुब्रन है, मैं जयपुर से हूँ। मैं शीशराम जयपुर से। नमस्ते, आदित्य भीलवाड़ा से। नमस्ते, अक्षय भिलवाड़ा से। मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और राजसमंद से हूँ। मेरा नाम अशोक डूंगरवाल है, मैं राजसमंद से हूँ और शिविर के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। सुनील आगीवाल भीलवाड़ा से। मेरा नाम बालमुकुंद तोतला है, मैं राजसमंद से हूँ। आगे दे दीजिएगा भाई, आगे छूट जाएंगे बच्चे। मेरा नाम परी यादव है और राजनगर से हूँ। मेरा नाम विंजल यादव है और मैं भी राजनगर से हूँ। मेरा नाम रानू यादव है, मैं राजसमंद से हूँ। मेरा नाम मोना यादव है, मैं भी राजनगर से हूँ। नमस्ते भैया, मेरा नाम प्रभा है और मैं उदयपुर से हूँ। मुझे शिविर के बारे में सुनील भैया और अनिरुद्ध ने बताया था। जी, पहले शिविर आपका हुआ नहीं अभी ना? नहीं भैया। ठीक। मेरा नाम विनय कोठारी, राजनगर, एक शिविर किया पुष्कर वाला। मेरा नाम गणेश कच्छारा, राजसमंद कांकरोली। सभी को शुभ प्रभात। मेरा नाम ख्याली चपलोत, राजसमंद। मेरा नाम मुरलीधर है, मैं भिलवाड़ा से हूँ और 2 शिविर हुए, नाथद्वारा और पुष्कर। नमस्ते, मेरा नाम किंजल है और मैं कांकरोली राजसमंद से। किंजल देंग। नमस्ते, मेरा नाम तनुश्री मेहता है, मैं कांकरोली राजसमंद से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम मोनिका बापना है, मैं कांकरोली राजसमंद से हूँ। मैं त्रियंबक और मैं राजसमंद से हूँ और ये मेरा पहला शिविर है। मेरा नाम मोहित सैनी है और मैं भिलवाड़ा से हूँ और ये मेरा दूसरा शिविर है। पहला नाथद्वारा था। मेरा नाम सचिन बारेट है और मैं भिलवाड़ा से हूँ। मेरा नाम प्रकाश है और मैं भिलवाड़ा से हूँ। मेरा नाम हर्ष है और मैं भीलवाड़ा से हूँ। मैं विष्णु कुमावत, भिलवाड़ा से। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ। रोहन सिंह भिलवाड़ा से। जी, मुस्कान जैन भिलवाड़ा से। पहले नाथद्वारा वाला शिविर किया हुआ है और ये दूसरा शिविर है। अंशु जायसवाल भीलवाड़ा से। मैं नारायण सिंह भिलवाड़ा से। मेरा नाम किशन लाल तेली है, भिलवाड़ा से हूँ। मेरा नाम नमन है, भिलवाड़ा से। भूपेंद्र चौड़िया, राजसमंद से। राजेंद्र सेठिया, राजसमंद से, 2 शिविर पहले किए हुए हैं, नाथद्वारा और पुष्कर का। मेरा नाम अभय सिंह चुंडावत है, मैं राजसमंद से हूँ। मेरा नाम श्रेयांश शर्मा, उदयपुर से। मेरा नाम डूंगर सिंह है, मैं राजसमंद से हूँ। कुंज बिहारी नंदवाना, राजसमंद से। महेश शर्मा, राजसमंद से। पद्मश्री शर्मा, कांकरोली से। देवेंद्र हिंगड़, राजसमंद। मुकेश मोतीलाल जैन, राजसमंद। नमस्कार, मंगला नंदवाना, राजसमंद। मंजू बड़ोला, राजसमंद से। किरण नंदवाना, कांकरोली।
सतीश उपाध्याय भिलवाड़ा से। रमा शर्मा भिलवाड़ा से। सुनील पालीवाल राजसमंद से। बढ़िया। तो परिचय भी स्टार्ट इसलिए किया गया है क्योंकि समय भी शिविर में 3 दिन स्टार्ट किया गया है इसलिए परिचय में इतना ही है। सभी के पास अपनी कुछ शेयरिंग होगी, जो लोग शिविर किए होंगे उनकी कोई शेयरिंग होगी, या आपकी इस शिविर से कोई अपेक्षा होगी, तो वो तो अभी हम पूछेंगे। लेकिन आपकी जो अपनी शेयरिंग होगी वो जब भी आप बीच में कभी प्रश्न करेंगे या किसी कंटेंट पे बातचीत हो रही होगी उस समय आपको कुछ जोड़ना होगा, तो अपनी शेयरिंग के साथ उसको जोड़ देंगे। तो उसके लिए अलग से समय इसमें नहीं, तो इसी में होता है जब आप परिचय देते हैं उसी समय अपनी शेयरिंग भी रखनी होती है, लेकिन वो समय थोड़ा हम लोग बचा रहे हैं जी। तो ठीक है, तो अपने भीलवाड़ा और राजसमंद मतलब काकरोली राजनगर राजसमंद तो लगभग एक ही एरिया है और भीलवाड़ा से हैं, बाकी कुछ लोग और राजस्थान के कुछ और जगहों से हैं और 2 लोग गुजरात से। ठीक है, तो शिविर तो सब लोग अपनी इच्छा से कर रहे होंगे क्यों बच्चे, बोलिए भीलवाड़ा वाले, जबरदस्ती तो नहीं भेजे गए हैं? अच्छा नहीं तो हम लोग हापुड़ में शिविर करते थे शुरू में, तो उसमें सरकारी टीचर्स आते थे, तो उनको बाय ऑर्डर बुलाया जाता था। सर्कुलर निकलता था कि ये लिस्ट है 120 लोगों की और इनको इतने से इतने तक जीवन विद्या शिविर हापुड़ जाना है। तब चूंकि सरकारी ऑर्डर है तो आते थे, बस में भर के उनको लाया जाता था हापुड़ में। तो हापुड़ केंद्र जो लोग देखे होंगे वो भी ऐसे ही एकदम किनारे है, मतलब आपको अगर बाहर दुकान की चाय पीनी है तो आप उस 8 दिन तो नहीं पी पाएंगे जैसे कुछ लोगों का अमल होती है कि शाम को दुकान की चाय पी ही आए कहीं जाके, तो वो नहीं मिल पाता है, वो एकदम से किनारे बना हुआ है। तो जब बसों से लाया जाता है उनको वहाँ अंदर, तो देखते हैं अगल बगल तो बाजार भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो थोड़े रिएक्शन में रहते हैं क्योंकि बाई ऑर्डर आए रहते हैं। जैसे पूछे ना जबरदस्ती तो नहीं आए हो, तो जब 2-4 शिविर निकल गया तो अगले शिविर के जब सर्कुलर निकलते थे लोग, जैसे मान लीजिए आपने शिविर किया है और मेरा नाम इस बार वाले ऑर्डर में आ गया, तो मैं आपको फोन करता था, अरे हापुड़ मेरा भी नाम आ गया है, बताओ क्या है, इन लोगों की क्या जबरदस्ती है, ये लोग भेजते हैं शिविर में वहां पर। तो इनके जैसा कोई समझदार शिविर करके गया था, तो उसने कहा जाओ, जबरदस्ती जा रहे हो, जबरदस्त हो के आओगे तो अगर कोई जबरदस्ती भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्यों, जबरदस्ती भी आए होंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। तो हम लोग जब कहीं जाते हैं किसी कार्यक्रम में, तो मेरे अंदर कुछ चल रहा होता है। जैसे जब से आपको इस शिविर की सूचना मिली होगी या आप रजिस्ट्रेशन करा लिए होंगे, ठीक है, तब से आपके अंदर कुछ चला होगा कि वहां क्या होगा, पहले तो जगह कैसी है, खाना वाना तो ऐसा नहीं है कि उबला हुआ खिलाते हैं हाँ, विपස්සना शिविर करने गया मैं काठमांडू 2003 में, तो वहाँ लोग बताए एक ही टाइम खाना मिलता है और उबला हुआ खाना, बहुत मसाले नहीं होते हैं, तो पहले ही हमारा मन कर दिया नहीं जाएंगे लेकिन फिर धीरे धीरे जो ले जाने वाले थे वो बोले नहीं नहीं खाने पे मत जाओ, ध्यान अच्छा कराते हैं, ऐसा ऐसा सब जो भी मोटिवेट करना था। तो आप भी बहुत सारा चीज सोचे होंगे, वहां पर रहने का क्या होगा, जो लोग बाहर से आए हैं रहने का क्या होगा, ठीक है, पता नहीं गर्मी शुरू हो जाएगी, रूम में एसी होगा कि नहीं होगा। दिल्ली हापुड़ केंद्र में रूम में एसी नहीं है। अभी अक्टूबर में मेरा शिविर था, अक्टूबर में इतनी गर्मी तो रहती नहीं है, उधर ईस्ट में भी, नॉर्थ में भी नहीं रहती है। लेकिन एक बहन आई थी, टीचर हैं वो दिल्ली स्कूल में, तो वो टहल के शाम को आई, पहला दिन था, टहल के आई तो आकर के मेरे पास बोलती हैं सर यहाँ पर एसी वाला कोई रूम नहीं है। हमने कहा मेरे भी रूम में नहीं है, कहीं नहीं है, हॉल में है। बोली नहीं नहीं मैं तो एसी नहीं रहेगा तो मर जाऊंगी। तो हमने कहा देखिए आप परेशान न होइए, शरीर को सुविधा चाहिए, मतलब यहाँ जीवन विद्या में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो एसी का विरोधी है, विरोध करने के लिए नहीं है। अभी हम लोग यहाँ लगाए नहीं है क्योंकि अभी जरूरत नहीं महसूस, क्योंकि चारों तरफ खुला हुआ है और जब खिड़कियों पे कूलर लगता है तो कमरा अपने आप बहुत ठंडा हो जाता है। तो बोली कूलर असर नहीं करेगा। हमने कहा नहीं असर करेगा तो कल आपको हॉल में सुलाएंगे,
एसी चला के, लेकिन वो ठीक हो गया, ठंडा हो जाता पर्याप्त, सुनील भाई भी जानते हैं, कमरा बढ़िया ठंडा हो जाता है। तो आप लोग अपने पहले शरीर के सुविधा का ध्यान रखते, मतलब अंदर से आता है प्रश्न, कैसा होगा, रहने की जगह कैसी होगी, बैठने का इंतजाम कैसा होगा, पूरे दिन बैठना है, ठीक है, लोकेशन कैसी है, ये सब अंदर अंदर चलता है। जब ये थोड़ा सा रिजॉल्व होता है, या किसी किसी का पहले ही रिजॉल्व होता है, जाने दो ज्ञान का काम होगा, तब हमारे अंदर से एक मूल प्रश्न शुरू होता है, हमारे अंदर से मूल प्रश्न शुरू होता है, वहां होगा क्या। अब जो लोग कहीं ऑनलाइन सेशन में भी नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब सेशन भी नहीं सुने हैं और किसी से बातचीत भी नहीं किए हैं, तो अंदर से प्रश्न ही होता है क्या होता है, क्या होगा वहां पे। कथा होगा, प्रवचन होगा, कोई योगा कराया जाएगा, कोई संगीत सभा होगी, क्या होगा। तो आपके अंदर भी कुछ चला होगा, युवाओं के अंदर, या जो भी लोग कभी इसके बारे में सुने नहीं, उनके अंदर कुछ चला होगा। जो आपके अंदर चला है वो बताइए। चला है का मतलब आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। चला है का मतलब कि आपके अंदर कुछ भी चला और आप आ गए। इसका मतलब आपके अंदर जो चला है उसके उत्तर पाने की यहां संभावना है, तो आए हैं। तो आपकी अपेक्षाएं क्या है इस शिविर से। बोर्ड सबको दिख रहा है कि और बड़ा लिखे, थोड़ा और बड़ा लिख देंगे जी। अच्छा, रिफ्लेक्स, चलिए ठीक है, हो जाएगा, एलईडी वगैरह लगा देंगे। तो अपेक्षाएं क्या है आपकी। कोई भी 10-5 लोग बता दीजिए अपनी अपेक्षा। तो कई लोगों की अपेक्षा तो दूसरे की अपेक्षा में ही दिख जाती है। हाँ हाँ, मेरी भी यही थी, मैं कह नहीं पा रहा था, मेरी भी यही थी। जैसे कुछ लोग होते हैं तो पहले ही खड़े होके बोल देते हैं, क्योंकि मेरे अंदर जो चल रहा है कहीं दूसरा न बोल दे। देखिए, इतना मैं कह रहा हूं फिर भी आप बोल नहीं रहे हैं। आपकी अपेक्षा क्या है। किसी की भी, जो भी शिविर नहीं किए हैं, सुने नहीं हैं, तो आपको इस 5 दिनों से क्या अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या लगता है क्या होगा, आपको क्या मिलने की उम्मीद है, बताइए। खुशहाल जीवन। 5 दिन बाद आपको अपेक्षा है कि कोई खुशहाल जीवन की सूचना आपको मिल जाएगी। जी भैया, खुद से अपेक्षा है कि अच्छी लिसनिंग दे पाए। अच्छा, अच्छा सुनना, अच्छा सुनना आप शुरू कर देंगे। चलिए, हाँ जी। सकारात्मक अनुभव। और चीज़ों को सही तरीके से समझना। मतलब ये 5 दिन बाद आप चीजों को सही तरीके से समझने लगेंगे। कभी कोई प्रश्न भी करेक्ट कराना पड़ता है। चीजों को सही तरीके से समझना। तनाव मुक्त जीवन। स्वनिरीक्षण। 5 दिन बाद आप में स्वनिरीक्षण शुरू हो जाएगा। हाँ जी, आपका क्या बोले थे इधर। तनाव मुक्त जीवन जीने की कला। जी, और किसी को कोई बची है तो बताइए। हाँ जी। अच्छा, पर्पज ऑफ लाइफ, जिंदगी का उद्देश्य। हमारे पास इंफॉर्मेशन के रूप में, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा
समझ बढ़ाना, एग्जीक्यूशन में आए उसके लिए। अच्छा, जो समझ है उसको कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, या जो हमारे पास सूचना है, इंफॉर्मेशन है। हाँ ठीक है। आपने क्या कहा था, जिंदगी का उद्देश्य? सूचना के आधार पे जीना कैसे होगा? तो सूचना तो है, लेकिन उस सूचना के आधार पे जीना कैसे है, ये इसकी कुछ और हमको स्पष्टता इस शिविर में बढ़ेगी। जी, और कोई? देखिए, पूरा शिविर संवाद मोड में ही होगा। यहाँ कोई उपदेश नहीं होगा, कोई प्रवचन नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ज्ञान तो दिया ही नहीं जाएगा, केवल बातचीत होगी, संवाद होगा। क्योंकि बातचीत के 3 तरीके होते हैं। एक तो गपशप होता है। गपशप में क्या होता है? हाँ नहीं, गपशप में होता क्या है? हाँ, इधर उधर की बात, फोकट की बात, मतलब कुल मिलाकर के जो भी 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति बैठ करके कोई बात कर रहे हैं और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, वही गपशप है ना। कोई निष्कर्ष नहीं उसका आ रहा है, क्योंकि उसका कोई बातचीत करने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन एक चीज अच्छा है कि संबंध अच्छे बने हुए हैं उसमें। गपशप में संबंध नहीं बिगड़ता है। हाँ, आप भी गपशप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, उसमें क्या है, दोनों अपने अपने लक्ष्य में। उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए उसका कोई कंक्लूजन भी नहीं आता। दूसरा एक होता है बहस, वाद विवाद, ये भी बातचीत ही है ना। इसमें क्या होता है? लड़ाई होती है। तो निष्कर्ष इसमें भी नहीं निकलता। भाई, आप तर्क पूर्वक सिद्ध करेंगे कि ये पेन है, मैं तर्क पूर्वक सिद्ध कर दूंगा कि ये ट्रक है। बहस में ही होता है ना, वाद विवाद में यही होता है कि एक आदमी तर्क पूर्वक सिद्ध करेगा कि पेन है, या एक आदमी तर्क पूर्वक सिद्ध करेगा ये कार है, दूसरा आदमी तर्क पूर्वक सिद्ध करेगा कि ट्रक है। पेन दोनों ही नहीं बता रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है एक पेन बता रहा हो, दूसरा इसको कार बता रहा हो, तर्क पूर्वक सिद्ध कर रहा हो। यही होता है, अपनी बात मनवाना, और नहीं माना तो उसके बाद पहले जबान से फिर शरीर से। तो बहस में क्या होता है कि संबंध बिगड़ने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए हम बहस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ हमको संबंध बिगाड़ना नहीं है। गपशप तो एकदम ही नहीं करेंगे, क्यों? जब उसका निष्कर्ष ही नहीं है तो क्यों करेंगे? तीसरा फॉर्मेट है संवाद, डायलॉग। तो कोई एक कंटेंट होगा, कोई एक मुद्दा होगा, उस मुद्दे पर मैं अपने तरफ से कुछ प्रस्ताव रखूंगा, आप उस प्रस्ताव को जांचेंगे, या आप उसके हट के भी कोई प्रस्ताव रखेंगे, हम लोग मिल करके जांचेंगे, और 5 दिन तक जाते जाते हम लोग कुछ कुछ निष्कर्ष के साथ होंगे। इसलिए यहां कोई ज्ञान उड़ेला नहीं जाएगा, संवाद होगा, संवाद में से ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। या हो सकता है कोई निष्कर्ष न भी आए, आपके मनन में वो बना रहे, आगे कभी आ जाएगा। बस बशर्ते ये हमको पता चल जाए कि ये बात सार्थक है। जब किसी बात की सार्थकता पता चलती है तो ही मेरे मन में वो टिकती है। क्या बोले? क्या बोले हैं? जब भी किसी बातचीत की, मुद्दे की, कंटेंट की सार्थकता मुझे समझ में आती है तो ही मेरे मन में वो टिकता है। नहीं तो आया और गया, आया और गया। आप जितनी जिंदगी अभी जिए हैं उसमें बहुत सी सारी बातें आई और गई, आपको पता भी नहीं चली। क्यों? क्योंकि आपको जरूरी नहीं लगती थी। जो जरूरी नहीं लगती वो आती है, चली जाती है। तो हम लोग इसमें पूरा बातचीत ही करेंगे, ठीक है? तो एक तरफा नहीं होगा, ये दोनों तरफ से होगा। तो जैसे अगर यहां पूछा जा रहा है कि आपको अपेक्षाएं क्या हैं, तो बात आ गई कि खुशहाल जीवन
तो खुशहाल जीवन के क्या तरीके होंगे? आप क्यों चाहते हैं खुशहाल जीवन के तरीके समझना? खुशहाल जीवन के तरीके समझना क्यों चाहते हैं? कैसे आपको लगता है हर मानव सुखी होना चाहता है? आदमी तो युद्ध लड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है। पहले घर में लड़ रहा है, फिर जाकर के तोप खरीद के दूसरे देश से भी लड़ रहा है। तो कहां आपको खुशहाल जीता हुआ आदमी? वो तो टेंडेंसी लड़ने वाली दिख रही है। तो कैसे आप कह रहे हैं खुशहाल चाहता है? उसके पीछे भी तो सुखी है। हैं? उसके पीछे भी सुखी चाहता है। माइक में? उसके पीछे भी वो सुखी चाहता है। लड़ने के बाद? हाँ। बढ़िया, एकदम सही बोल रही हैं। उनको लगता है लड़ने के बाद शांति आ जाएगी। लड़ने के बाद हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा, फिर बोल भी दिया कई फिल्मों में डायलॉग कि लड़ने से प्यार, बच्चों को भी पता हो गया। ये तो पुराने फिल्मों में था ना भैया, सुनील भैया, तो ये बच्चों को कैसे पता है? तो लड़ने से प्यार बढ़ता है, तो मारपीट करने से और बढ़ता है, हाथ पैर तोड़ देने से और जान ले लेने से, तो ऐसा प्यार बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हमको हमारे में इंस्टॉल कर दी गई हैं, क्योंकि हमको कोई तरीका पता नहीं था। लगता था आदमी लड़ेगा ही, उसके अलावा कोई काम ही नहीं उसके पास। ठीक है, पहले जानवरों से लड़ा क्योंकि मार के खाता था उनको, तो उनसे लड़ा तो लगा नहीं लड़ना ही है। फिर कबीलों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। फिर वही कबीले बाद में, जैसे क्या हुआ कि जो जंगली जानवरों को मार देता था उसको लोग सरदार मान लेते थे। कबीले में रहते थे तो जो जानवरों को, खूंखार जानवरों को मार देता था उसको सरदार बोल देते थे। फिर ऐसे कबीले आपस में लड़ने लगे, तो आदमी आदमी को मार देता था तो उसको राजा बोलते थे। ऐसे ही आया परंपरा, मतलब ये इसी ढंग से आगे बढ़ी ये चीजें। तो इस तरह से धीरे 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 करके आदमी को ये लग गया कि आदमी का काम ही है लड़ना, लड़ने के बाद ही वो ठीक होगा। तो ऐसा हमने एक मान लिया कि युद्ध भी जो हो रहा है वो बाद में खुशहाली ला देगा। अभी पता चल रहा है युद्ध अमेरिका और रूस के बीच में हो रहा है और खुशहाली, अरे यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा है, खुशहाली अमेरिका में आ रही है, उसके हथियार बिक रहे हैं। ठीक है, तो खुशहाली दूसरी जगह आ रही है, लड़ यहां रहे हैं। तो ऐसे ही सब कर रहे हैं। हमारे लड़ने से खुशहाली दूसरे को आता है। जब एक परिवार में दो भाई लड़ते हैं तो खुशहाली बाजार को आता है, क्योंकि तब दो मकान की डिमांड होती है, दो फ्रिज की होती है, दो टीवी की होती है, दो सेट बर्तन की होती है, हर चीज दो दो हो जाती है। खुशहाली किसकी बढ़ती है? पति पत्नी का झगड़ा होता है तो खुशहाली बाजार की बढ़ती है कि कुछ डायमंड कुछ ज्वेलरी तो बिकेगा अब। ठीक है, तो खुशहाली कहीं न कहीं आती है, वहां तो नहीं आती है जहां लड़ाई हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ऐसे ऐसे भ्रम में हम जी रहे हैं। लेकिन अगर हम मौलिकता में, मूल रूप में देखना चाहें तो सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक और सपने में भी हम दुख नहीं चाहते। अगर हमको सपने में भी कोई खराब सपना आ गया तो सुबेरे उठ करके बताते हैं, अरे यार बड़ा खराब सपना आया है, अरे सपना आया था खत्म हो गया, क्या परेशानी। लेकिन नहीं, सपने में भी हमको अच्छा वाला ही चाहिए, जिसमें हम राजा बन रहे हो, जिसमें हमको कोई प्यार कर रहा हो, जिसमें हमको नए कपड़े मिल रहे हो, जिसमें हम नई गाड़ी में बैठ रहे हो, ऐसा ही सपना चाहिए। तो सपने में भी हमको कोई पीड़ा, कोई दुख नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमको खुशहाली चाहिए। इसलिए किसी ने यहां पर बताया है कि हमको इस शिविर से अपेक्षा है कि खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, ये 5 दिनों में इसकी कोई झलक हमको मिल जाएगी। और ये अपेक्षा गलत नहीं है। ऐसे ही कहा गया कि हमको अच्छा सुनने आ जाए, तो हो सकता है शुरू में चूंकि सुनने पर चर्चा हो गई इसलिए ऐसा बोल दिए हो। ठीक है, लेकिन सुनने आ जाना यह वास्तव में बहुत बड़ा काम है। देखिए, कुछ टोटके हम लोग दे देते हैं। दिल्ली के शिविरों में जो पति पत्नी के बीच में कभी झगड़े कभी हो जाते होंगे, हमेशा तो नहीं होते हैं, तो उन झगड़ों कभी होते हैं ना, कि हमेशा होते हैं भैया। तो उसमें कुछ टोटके दे देते हैं कि देखिए, सुनना, अगर आप सामने वाला अगर कोई बात आक्रोश में आ गया है और कुछ कह रहा है,
अब आप केवल धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, बोलिए कुछ नहीं, तो 80% झगड़ा तो शांत हो जाएगा, 20% ही केवल हैंडल करना रहेगा। क्योंकि झगड़ा बढ़ता ही है मिस हैंडलिंग से। आप जाएंगे तो कोर में इतनी छोटी सी बात होती है, लेकिन हैंडल नहीं हुई, यानी सुन नहीं पाया, अगला ठीक से सुन नहीं पाया, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, आधा सुना रिएक्ट कर दिया, तब तक वो इनके रिएक्शन पे उसने रिएक्ट कर दिया, जैसे ही उसने रिएक्ट किया तुरंत इसने रिएक्ट, मतलब ये रिएक्शन 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 रिएक्शन। पता चला मुद्दा बहुत छोटा सा था। क्या मुद्दा था? कि गिलास टेबल के बजाय कुर्सी पर रख दिया गया था। बोले क्या हो गया? इसके कारण हमारी 1 हफ्ते से बातचीत नहीं हो रही है। किस कारण से नहीं हो रही है? क्योंकि गिलास टेबल के बजाय कुर्सी पे रख दिया गया था। तो गिलास मुद्दा नहीं था, वो मुद्दा नाक पे आ गया। गिलास का मुद्दा कहां आ गया? अब मेरी नाक बड़ी कि तुम्हारी नाक बड़ी इस पे आकर के अटक गया। तो क्या चीज हो गया? सुनना नहीं आया। तो सुनने आ जाना बहुत बड़ा काम है, और अगर विद्यार्थी जीवन से इसका अभ्यास कराया जाए, इसीलिए दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम बना, तो उसमें हम लोग एक्सप्रेशन सेशन रखे हैं। एक्सप्रेशन सेशन के दिन उसकी और चर्चा करेंगे। एक्सप्रेशन सेशन में छोटे छोटे हम प्रश्न करते हैं किसी मूल्य के ऊपर, और उस पे जो सामने बच्चे हैं वो एक्सप्रेशन अपना देते हैं, वो बोलते हैं, और टीचर को सुनना है, बोलना ही नहीं है। जब एक बच्चा बोलेगा तो दूसरे को भी सुनना ही है, बोलना नहीं है, ऐसा अभ्यास कराते हैं। तो अगर बचपन से सुनने का अभ्यास कराया जाएगा तो उसके लिए भी ये जिसने भी अपना रखा है अपेक्षा, वो सही रखा है। सकारात्मक अनुभव। सकारात्मक अनुभव क्यों? क्योंकि हम नकारात्मक अनुभव नहीं चाहते, लेकिन सोचते हमेशा नकारात्मक ही है। ठीक है, तो कैसे हम सकारात्मक सोचने लग जाएं, उसके लिए अनुभव। चीजों को सही तरीके से समझना आ जाए, सही सुनना आ जाएगा, जिंदगी का लक्ष्य खुशहाली है ये पता चल जाएगा, तो हम चीजों को सही ढंग से समझ सकते हैं। नहीं तो सही पता ही नहीं है। अभी तो मेरा सही अलग है, आपका सही अलग है, आपका सही अलग है, आपका सबका सही अलग अलग है। तो सबका सही अलग अलग है, तो क्या सही समझेंगे? क्या चीज सही समझेंगे जब सबका सही अलग है? भाई एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर आकर के बोलते हैं कि पानी निकालने के लिए धरती को ड्रिल करके उसके अंदर से पानी निकालना पड़ता है, और ये जरूरी है, और पानी की कमी है तो अंदर से निकाला जाए। उसी क्लास के अंदर दूसरे प्रोफेसर आते हैं, वो बोलते हैं कि पानी जो है आदमी की आवश्यकता जो है पीने के लिए, उपयोग के लिए धरती के सतह पर ही उपलब्ध हो सकता है। अगर ऐसे ताल, पोखरे, झील ज्यादा से ज्यादा फिर से रिवर्स किए जाएं, क्योंकि खत्म कर दिए गए हैं, तो हमको जमीन को ड्रिल नहीं करना पड़ेगा। जमीन को ड्रिल करके पानी नहीं निकालेंगे तो जमीन के अंदर पानी बना रहेगा, और जमीन के अंदर पानी बना रहेगा तो पेड़ पौधों को पानी मिलेगा, धरती का तापमान नियंत्रित रहेगा। उसी क्लासरूम में वो ये समझा के जाते हैं। उसी क्लासरूम में एक प्रोफेसर आके मशीनें बता के जाते हैं कि कैसे कैसी मशीनें लाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा ड्रिल किया जा सके, और दोनों एक बराबर तनख्वाह पाते हैं। अब कौन वाला सही है? ठीक है, तो अब वो सही में हमारा आके मामला फंस जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि हमको सही के बारे में इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है 20 साल के शिक्षा में कि हम भूल जाते हैं सही क्या है। बहुलतावाद के नाम पर कि शिक्षा के अंदर बहुलतावाद लाया जाए, हर चीजों को समझा जाए, वो ठीक है, लेकिन उसको समझ के बच्चा क्या निष्कर्ष पे पहुंचा? तो बच्चे के निष्कर्ष से कोई मतलब नहीं है। उसको एग्जामिनेशन के पेपर के आंसर में भी वही बहुलतावाद 20 फिलोसोफर की, 20 एजुकेशनिस्ट की डेफिनेशन लिख देना है। यह नहीं लिखा गया कि हाँ आपने इसको समझा, इसको समझा, इसको समझा, इसको समझा, इसके आधार पे आपका क्या विचार बना और वो सही है कि नहीं है, इसको डिस्कशन में लाया जाए। तो सही क्या है ये पता नहीं चल पाता, इसलिए चीजों को हम सही तरीके से नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। तो एक बार तो सही को, क्योंकि गलत भी तभी पता चलेगा जब सही का पता होगा। कोई चीज गलत है ये कब पता चलेगा? जब उसके रेफरेंस में कोई सही चीज हमारे पास होगी। अगर सही चीज है ही नहीं तो किसको हम गलत बोलेंगे? तो ये भी अच्छा एक अपेक्षा है। स्वनिरीक्षण करने लग जाएंगे, यानी मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मुझे कैसे जीना है। तनाव मुक्त जीवन, खुशहाल जीवन ही तनाव मुक्त जीवन है, ऐसी जीने की कला और जिंदगी का उद्देश्य पकड़ में आएगा। सूचना हमारे पास है, इस सूचना को जिंदगी में कैसे लाना है, ये सब आपकी अपेक्षाएं हैं, ये आप लोगों ने बताई हैं।
मैं तो उसको केवल गैदर कर रहा हूं। ये अपेक्षाएं ठीक हैं कि नहीं है? ठीक है? किसी की इसके अलावा भी हो तो बताइए। इस शिविर में 5 दिन के बाद हमको ये चाहिए कि हमको पता चल जाए खुशहाल जीवन क्या है किसी की अपेक्षा? चलिए, तो ये शिविर जिस मोड में रखा जाएगा आप लोग पहले से भी सुन रखे होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर लिख देता हूं यहां पर। जैसे अभी कह रहे थे, इस शिविर में कोई ज्ञान नहीं दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे, प्रपोजल। इस सभा में मैं उसकी जिम्मेदारी लिया हूं, क्योंकि मुझे यहां खड़ा किया गया है कि मैं इस सभा में कुछ प्रस्ताव आपके सामने रखूंगा। उस प्रस्ताव को क्या करना है? आपको मानना नहीं है, मानना नहीं है कि नहीं जी आप तो बहुत दूर से चल के आए हैं हाँ, इतना दूर से चल के आए हैं, रास्ते में तकलीफें भी हुई होंगी, अब आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। ठीक है, फिर आप जीवन विद्या से 15 साल से जुड़े हैं तो आप कह रहे हैं तो सही ही होगा, ऐसा नहीं है। तो जो भी प्रस्ताव रखा जाएगा उसको मानना नहीं है। क्या करना है? जानना है। जानने की विधि क्या है? तो एक तो है स्वनिरीक्षण, दूसरा है परीक्षण, और तीसरा है सर्वेक्षण। जैसे कोई प्रस्ताव रखा जाएगा, जैसे एक प्रस्ताव यह रखा गया कि मानव खुशहाल जीवन चाहता है। आपके तरफ से एक अपेक्षा आई है कि मुझे 5 दिन बाद खुशहाल जीवन क्या है, कैसे जिया जाए, इसका हमको पता चलेगा। तो एक प्रस्ताव मेरे द्वारा रख दिया गया कि मानव तो खुशहाल जीवन चाहता है, यह प्रस्ताव है। अब ये स्वनिरीक्षण क्या होगा कि मैं अपने ऊपर जांचूं कि मैं कैसा जीवन चाहता हूं, खुशहाल या दुखहाल। रोज मैं लड़ाई झगड़ा चाहता हूं या मैं लड़ाई झगड़े से बचना चाहता हूं। मैं अपनी किसी अक्षमतावश लड़ाई कर लेता हूं, वास्तव में मैं लड़ाई करना नहीं चाहता। मेरी ही कोई कमजोरी है, मेरा ही कोई अधूरापन है, मेरी ही कोई अयोग्यता है, मेरी ही कोई अक्षमता है, जिसके कारण मैं मुझसे लड़ाई हो जाती है। मैं चाहता तो नहीं हूं। ऐसा अपने पे जांच के देखा जाए। चाहता तो मैं खुशहाली हूं, चाहता तो मैं खुशी हूं, मैं दुख नहीं चाहता। अपने पे जांच के देखिए। फिर परीक्षण करिए अपने संबंधी जिनके साथ आप जीते हैं। मेरे पति, मेरा पत्नी, मेरा बेटा बेटी, माता पिता, बुआ चाचा दादी, नाना नानी, मित्र दोस्त, जिनके साथ आपका ज्यादा परस्परता रहती है, उनमें जांच के देखिए वो क्या चाहते हैं। वो भी खुशहाल जीवन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वो भी खुशहाल जिंदगी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो जांचने में आता है, मैं अपने ऊपर जांच के देखता हूं कि मेरे संबंधी भी खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, लेकिन वो लड़ाई क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं क्या हो जाता है। हम बोल भी देते यार तुम तो ठीक ठाक थे, क्या हो गया अभी? हाँ, अरे आप भी ऐसा लड़ाई करते हो, हमको पता नहीं था, आप तो समझदार हो, ऐसा बोल भी देते हम। इसका मतलब दूसरा जो है वो भी खुशहाल जिंदगी ही चाहता है। किसी अक्षमता अयोग्यतावश उनसे कोई चूक होती है, कोई जिंदगी में कोई कलेश हो जाता है, उस कलेश के कारण कोई तनाव हो जाता है। एक्चुअली वो तनाव चाहता नहीं है, वो दुखाली चाहता नहीं है, लड़ाई झगड़ा चाहता नहीं है। तो मैंने अपने परीक्षण में भी पाया कि ये वाला प्रस्ताव तो सही लग रहा है कि आदमी खुशहाल जिंदगी चाहता है। फिर सर्वेक्षण करते हैं। अब हर मानव को देखा जाए, हम बाजार जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं वहां जाते हैं, खेती करते हैं तो खेतों में जाते हैं, ठीक है, कोई फैक्ट्री है वहां जाते हैं, ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, उसमें बैठे हुए आदमी जो हमारे सीधे संबंधी तो नहीं है, क्या वो भी खुशहाल जिंदगी चाहते हैं? तो पता चलता है कि नहीं, ज्यादातर तो ऐसा लगता है कि वो भी खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, तरीका नहीं पता है, इसलिए कोई न कोई गड़बड़ उनसे हो जाती है। ये उदाहरण मैं रख रहा हूं कि क्या जानना का मतलब क्या है।
स्वनिरीक्षण क्या है, परीक्षण क्या है, सर्वेक्षण क्या है। तो कोई भी प्रस्ताव रखा जाएगा इस सभा में अगले 5 दिन तक, तो उस प्रस्ताव को मानना नहीं है, आपको जानना है, जांच के देखना है। ठीक है, मान लीजिए 5 दिन में नहीं जांच पाते हैं, लेकिन आपका भरोसा बन गया है ये प्रस्ताव ठीक होगा, बाद में जांच लीजिएगा। लेकिन मानव से जुड़े मुद्दे, यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है उसकी चर्चा यहां होगी भी नहीं, क्योंकि हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मानव दुखी क्यों है, मानव खुशहाल जिंदगी चाहता है, क्यों खुशहाल जिंदगी पा नहीं रहा है। मानव समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, लेकिन कितने भी धरती के सारे सामान जुटाने के बाद भी उसको अतृप्ति अंदर से रहती है, कोई न कोई दुख, कोई न कोई पीड़ा रहता है। मानव भय नहीं चाहता, डर के नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर भी उसको भय रहता है। ये सब क्यों होता है, ये सब मुद्दे यहां डिस्कशन किए जाएंगे अगले 5 दिन में। विधि क्या होगी, प्रस्ताव विधि ही होगी, क्योंकि अब इसके बाद ही शुरू होता है कि जो कुछ भी हम निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण में पाए हैं उसको अब हम जी कर देखेंगे। जी कर देखना, जी के देखने का मतलब कार्य और व्यवहार में ले आना। अपने कार्य व्यवहार में जो प्रस्ताव आया है उसको कार्य व्यवहार में ले आना। इसी 5 दिन में नहीं आएगा, आगे आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें हम कार्य व्यवहार में ले आएंगे तो या तो सुखी होंगे या तो दुखी होंगे। दुखी होंगे तो लग जाएगा प्रस्ताव ठीक नहीं है, फिर कोई प्रस्ताव जांचेंगे। और अगर सुखी हो गए तो हम दूसरे को भी कहेंगे नहीं नहीं ये जांच के देखो, हम तो इसको ठीक पाए हैं, जी के भी देखें, अच्छा है। जैसे कहा जाए रसगुल्ला मीठा होता है, अब आप खा के देखिए मीठा होता है कि नहीं। फिर संबंधी को खिला के पूछिए कैसा है, वो भी बोलेगा मीठा है। फिर जो आपके सीधे संबंधी नहीं उनको खिला के देखिए, वो भी कह देंगे मीठा है। अब आप डंके की चोट पे कहेंगे रसगुल्ला मीठा होता है, क्योंकि आपका जांचा परखा है। जो चीज मेरा जांचा परखा होता है उसी पर मेरा अधिकार बन पाता है। जो चीज मेरा जांचा परखा नहीं होता है उस पर मेरा अधिकार नहीं बनता, मुझे कहीं न कहीं से उसमें शंका रहती है। अभी तक की अपनी जिंदगी में जो कुछ भी आप लोग जिए हैं उसमें जांच के देखिए, जहां कहीं भी आपके कोने में शंका है। कुछ लोगों को ईश्वर के बारे में शंका रहती है, कुछ लोगों को मित्रों के बारे में जो परिभाषाएं उसमें शंका रहती है, कुछ लोगों को आदमी के बारे में कहीं न कहीं कोई शंका रहती है, इसलिए उस पर अपना भरोसा बन ही नहीं पाता। इसीलिए हम बोलते समय तो बहुत सारा बातें अच्छी बोल जाते हैं, लेकिन जो बातें हम बोल जाते हैं उन पे हमारा खुद का ही भरोसा नहीं रहता। अंदर से हम खुद ही हिले होते हैं, लेकिन बोल जाते हैं नहीं नहीं तुम क्या परेशान हो, ऐसा होता है, जिंदगी तो ये है, कुछ नहीं है, संसार सब माया है। क्या है, संसार सब माया है, क्यों चक्कर में पड़े हो, और खुद उसी चक्कर में पड़े हैं। क्यों, क्योंकि ये बताने में अच्छा लगता है। इसीलिए आप देखेंगे तो आदमी जो है बातचीत करते समय ज्यादा आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक होता है, और जीते समय भौतिकवादी होता है। कारण क्या है, कारण वही पहला है, खुशहाल जीवन, क्योंकि आदमी खुशी चाहता है। तो बातचीत में सम्मान आदर्शवाद में मिलता है। जब आप कहते हैं संसार कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल ही माया है, और ये जो है दुनिया में जो है वो लोगों का आना जाना है, कुछ नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ नहीं होता है, ये सब जब आप कहते हैं तो सामने वाले बोलते हैं अच्छा ये लगता है ज्ञानी पुरुष है, आपको सम्मान मिलता है। लेकिन जब आप जीने जाते हैं तो उस आधार पे जीने में आपको पीड़ा होगा, इसलिए भौतिकवादी रूप से जीते हैं। फिर आपको सारी सुविधा धरती की चाहिए। तो इसीलिए हम इस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, बात करते समय आदर्शवादी, जीते समय भौतिकवादी। तो सामने वाला जो होता है वो समझ, जो आपके साथ जी रहा है, जो आपको मंच से सुना और चला गया, वो तो ठीक है, आपके बारे में भ्रम उसको रहेगा। मतलब मैं यहां 5 दिन मंच पे बोला और चला गया, मेरे साथ तो आप जी नहीं रहे हैं। फिर में जाने की जरूरत पड़ जाती है, गोष्ठियों में जुड़ने की जरूरत पड़ जाती है। और क्यों ऐसी पड़ जाती है उसकी आगे चर्चा होगी, क्योंकि आदमी का काम ही वही है। आदमी का काम ही वही है।
इसके अलावा करेगा क्या? भाई बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? मुद्दा ये है कि बात तो हम करेंगे, लेकिन हमारे बातचीत के कंटेंट क्या हो? तो अभी कंटेंट आता है मुख्य रूप से 4 जगहों से। रूप की बात होती है, पद की बात होती है, धन की बात होती है और बल की बात होती है। ये 4 मुद्दे ही बातचीत में हमारे रहते हैं। आदमी के रूप के बाद, प्रकृति के रूप की बात, रूप की बात। रूप मतलब रूप में 3 चीजें आती हैं: आकार, आयतन, घनत्व। आकार मतलब किसी चीज का कोई आकार होता है, उसका कोई आयतन होता है और उसकी कोई सघनता होती है, घनत्व होता है। ठीक है, इसकी बात होती है। पूरा पदार्थ जगत इसी पे टिका हुआ है। जो फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सब इसी पे टिका हुआ रूप की बात होती है। आदमी की बात करने जाए तो रूप से ही शुरू करते हैं। वैसा है तो वैसा है, अच्छा वो वाला आदमी जो लंबा सा है, अच्छा थोड़ा थोड़ा नाक उसकी ऐसी है, ठीक है। मतलब धीरे से आप देखेंगे तो रूप की बात होगी, और उससे आगे आएंगे तो पद की बात होगी, धन की बात होगी। शब्द गढ़े गए: लखपति, करोड़पति, अरबपति और जीने में जीरोपति। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जिंदगी जीना नहीं आया तो अपने परिवार के लिए ही उपयोगी नहीं होता है आदमी, तो उस धन का क्या करे? धन खराब चीज नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ धन लगा है, किसी ने लगाया तभी बैठे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? सदुपयोग हो रहा है। यहाँ कोई ऐसी चर्चा हो रही जो हमको खुशहाल जिंदगी तरफ ले जाने की संभावना है। लेकिन अगर इसी को हम आधार बना लिए, इसी आधार पे अपना चमक दिखाना शुरू किए, इसी आधार पर हम अपना सम्मान सुनिश्चित करने में लग गए, वहां आकर के हम फंस जाते हैं। बस इतनी सी बात है। धन होना खराब बात नहीं है, लेकिन धन के आधार पे सम्मानित होने के प्रयास में आप ही धोखा खा जाओगे, ये कहने का आशय है। मैं नहीं खाऊंगा धोखा, कोई दूसरा नहीं खाएगा, आप ही धोखा खा जाएंगे अगर इसी को सम्मान का आपने प्रतीक बना दिया है तो। बल की चर्चा। एक देश दूसरे देश पे हमला कब करता है? जब अपने को बलशाली पा लेता है। अभी सारी दुनिया में परमाणु बम क्यों बनाए गए? आइए, स्वागत है। सारी दुनिया में परमाणु बम क्यों बनाए गए? क्योंकि परमाणु बम एक ऐसा हथियार है कि जिसमें देश छोटा हो बड़ा हो, हथियार कम हो ज्यादा हो, कोई मुद्दा नहीं, आपके पास परमाणु बम होना चाहिए। इसलिए बोले देश छोटा है, सेना छोटी है, छोड़ो कोई बात नहीं है, एक एटम बम जरूर रखो। क्यों? क्योंकि बलशाली हमको बनना है। बल की पूजा होती है, ऐसा बताया गया, बल की पूजा होती है। ऐसा करते करते हमने इतने परमाणु बम बना लिए कि इस धरती को 8 बार 9 बार तो खत्म किया जा सकता है अभी के परमाणु बम से। एक बार के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन 8 बार खत्म करने का हमारे पास हो गया जुगाड़। क्यों? क्योंकि हमको लगता है बल की पूजा होती है और बलशाली बनना है, और पढ़ाया भी गया हमको समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बलशाली ही जिएगा, बलशाली ही जिएगा। ये ठीक है कि नहीं? हाँ जी, ये सही है, ये सही है, बलशाली ही जिएगा। क्यों सही नहीं है? मुझे लड़ना है तो उसमें ताकतवर ही तो जीतेगा। तो एटम बम से तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, तो फिर बलशाली का खत्म हो जाए, क्या करना? हम भी खत्म, आप भी खत्म, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले, यही कर रही पूरी दुनिया। मानव तो सूख जाता है ना भैया, हैं? मानव तो बेसिकली सूख ही जाता है।
हाँ, तो अगर वो सुख है मान लिया, जैसे वो जो पंखा पटरी लगा लेते हैं वो भी तो उनको लग रहा ना अब सुखी हो जाएंगे। जो पंखे पटरी का सदुपयोग करते हैं, पंखे पटरी का सदुपयोग जान रहे हैं ना? हाँ, आप लोग नहीं किए होंगे। तो जो लोग उसका सदुपयोग करते हैं वो भी सुख की, उनको लगता है शरीर ही सारी समस्या का कारण है, इसको खत्म कर दो, सब समस्या हमारी खत्म हो जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। तो उसी तरह से लग रहा है ये सारा दुनिया जो है, ये दुनिया ही सारी समस्या का कारण है, इसलिए परमाणु बम फोड़ के दुनिया ही खत्म कर दो, सब समस्या खत्म हो जाएगी। विश्वास की कमी होती है तभी ये चीज़ें की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, तो वही लाना चाह रहे थे कि बलशाली ही जिएगा। ये अपने करीबी में जांच के देखिए, जैसे मैं हूं, मेरा भाई है, तो मुझे जीना है, मेरे भाई को जीना है कि नहीं? तो मेरे साथ जीने के लिए मेरे भाई को मुझसे बलशाली होना पड़ेगा, मेरे साथ जीने के लिए। या मैं चाहूंगा कि मेरे साथ अगर जीना है तो तुम बलशाली हो जाओ, नहीं तो तुमको जीने नहीं देंगे, ऐसा मैं सोचूंगा भाई के लिए? क्यों नहीं सोचूंगा? क्योंकि वहां संबंध को पहचान रहा हूं और संबंध की निश्चितता को पहचान रहा हूं, इसलिए वहां ये काम नहीं करता। फिर ये कहां काम करता है? जहां संबंध को नहीं पहचान रहे। तो संबंध को पहचानना जरूरी है या बलशाली होना जरूरी है? संबंध को पहचानना जरूरी है। हाँ जी, संबंध को पहचान गए तो बलशाली होना मुद्दा नहीं है, फिर एक दूसरे को सहयोग करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये किताब में पढ़ाया जाता है, तो ये 4 को ऐश्वर्य बताया गया है। अपने वांग्मय में भी ये 4 को ऐश्वर्य बताया गया, रूप पद धन बल, यही ऐश्वर्य हैं, इनको ही पाना है, और जो नहीं पाएगा वो ऐश्वर्य होगा नहीं उसको, फिर वो तनाव में जाएगा, दुख में जाएगा। इसीलिए शिक्षा से जो उपलब्धि मानी गई, 5 उपलब्धि मानी गई शिक्षा से, स्वयं में तनाव मुक्ति। जो लोग इस शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण करके निकल के गृहस्थ जीवन में है, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो सभी लोग सोचे कि शिक्षा से मैं क्या चाहता था या शिक्षा से क्या चाहना हमको बताया गया था। तो पहला ये था कि स्वयं में तनाव मुक्ति, स्वयं में तनाव मुक्ति कहा गया ना, सा विद्या या विमुक्त है, ये पढ़े है ना, या बोला गया है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो हमको मुक्ति प्रदान करे। क्या मुक्ति प्रदान करे? स्वयं में तनाव मुक्ति, यानी जो भी पढ़ाई लिखाई किया है, शिक्षित है, वो स्वयं में तनाव मुक्त हो जाएगा, ऐसी अपेक्षा है। दूसरा, परिवार में क्लेश मुक्ति, परिवार में क्लेश मुक्ति, क्लेश शब्द यहाँ चलता है ना। तीसरा, समाज में भय मुक्ति, और चौथा, प्रकृति में संतुलन। ये 4 उपलब्धियां शिक्षा से हैं, और इन्हीं 4 उपलब्धियों की जरूरत भी है, 5वें की जरूरत ही नहीं कि जो पढ़ा लिखा हो गया वो स्वयं में तनाव मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान संपन्न हो गया है। तो जो ज्ञान संपन्न हो गया है वो तनाव में क्यों आएगा? दूसरा, पढ़े लिखे व्यक्ति के कारण परिवार में कोई क्लेश नहीं होगा। तीसरा, पढ़े लिखे समझदार शिक्षित व्यक्ति के द्वारा समाज में कोई भय नहीं होगा। चौथा, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति के द्वारा प्रकृति में कोई असंतुलन का काम नहीं होगा। यही 4 शिक्षा से उपलब्धि है, 5वें की जरूरत ही नहीं है। और ये 4 आज तक हुई हैं, आपके साथ हुई हैं। तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा वो उतना ही ज्यादा तनाव में, जो ज्यादा पढ़ा लिखा उसके कारण ज्यादा क्लेश है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वो समाज में भय का कारण वही है। बम कौन बनाया, बंदूक कौन बनाया, बारूद कौन बनाया, ठीक है,
देशों के बीच के समझौते में कौन बैठता है? कुल मिलाकर के देखेंगे तो जो पढ़ा लिखा है उसके कारण समाज में ज्यादा भय है। और जितना ज्यादा पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, आप डेटा देखिए, अपना देश जब आजाद हुआ तो उस समय साक्षरता दर थी 14%। 14% लोग केवल पढ़े लिखे थे 1947 में। अभी कितने परसेंट हैं? 74% लगभग। हम 14% से 74% साक्षरता दर प्राप्त कर लिए। कितने सालों में? 75 सालों में। आजादी की हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लेकिन इन 75 सालों में आदमी में तनाव बढ़ा है कि घटा है? परिवारों में कलेश बढ़ा है कि घटा है? मतलब परिवारों में टूटन, ठीक है। समाज में भय बढ़ा है कि घटा है? समाज में भय का मतलब अपराध, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, सारी घटनाएं, अपराध बढ़ा है कि घटा है? प्रकृति के साथ लूट खसोट बढ़ा है कि घटा है? ले लीजिए, आप पढ़े लिखे फौज भी खड़ी कर रहे हैं और उसके साथ ये सारी निगेटिव चीजें बढ़ रही हैं। 14% से 74% पे ले आए अपराध बढ़ाने के लिए। आज की उपलब्धि ये है कि दिल्ली के अंदर हमको प्रदूषण की छुट्टी करनी पड़ती है और आने वाले 20 साल के बाद पूरे देश में करनी पड़ेगी। विकसित का मतलब ये है कि विकसित जगह किसको कहते हैं? जहां का पानी खराब हो गया हो, जहां का हवा खराब हो गया हो, जहां की मिट्टी खराब हो गई हो, जहां संबंध खराब हो गया उसी को विकसित जगह बोलते हैं। ये यही बोला जा रहा है। पानी पीने लायक नहीं, हवा लेने लायक नहीं, मिट्टी किसी काम लायक नहीं, संबंध किसी काम लायक नहीं, उसी को विकसित जगह बोलते हैं, उसी को विकसित राज्य बोलते हैं, उसी को विकसित देश बोलते हैं। इसका मतलब है नहीं शिक्षा बंद कर दिया जाए। हाँ, नहीं तो जाके कहेंगे जीवन विद्या में तो ये बताया गया था कि 14% से 74% होने के कारण सब हुआ, इसलिए इसको बंद कर दिया जाए। इसको बंद नहीं करना है, इसमें कुछ गैप है, शिक्षा अधूरी है, ये कहा जा रहा है। जो अभी शिक्षा में काम चल रहा है वो पूरा नहीं है, वो अधूरा है। उस अधूरेपन को भर दिया जाए, इसके लिए ये काम है, ये शिविर है, ये माहौल है। इसमें 3 तरह से अभियान चल रहे हैं। पहला अभियान चल रहा है, इसका लोक व्यापीकरण किया जाए, लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि इसकी जरूरत है, क्योंकि मानव खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है और अभी तक जो पढ़ाई है उससे सुविधा तो आ गई है, लेकिन सुविधा से खुशहाल जिंदगी सुनिश्चित नहीं हो पाई। सुविधा का मतलब तो इतना ही हुआ ना कि एक कमरा है बढ़िया, बहुत अच्छा कमरा बना हुआ, बहुत अच्छे से इंटीरियर डेकोरेशन भी उसका हुआ है, बढ़िया सोफा, बढ़िया बेड भी लगा है, उसमें अच्छी क्वालिटी की एसी भी लगी है, उसका टेम्परेचर भी बहुत बढ़िया है, और उसमें 2 आदमी बैठे हैं और उन दोनों आदमी के बीच में 42 सेंटीग्रेड है। एसी 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है और आदमी के बीच में 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सुविधा का मतलब है सुविधा तो पूरी हो गई, लेकिन सुविधा से पूरा नहीं पड़ रहा है, वो खुशहाल जिंदगी सुनिश्चित नहीं कर पा रही। इसका मतलब कोई गैप है शिक्षा में। शिक्षा से जो स्किल वाला पार्ट है उसमें काफी काम हुआ, इसीलिए हम लोग आज सुविधा के संसार में जितनी अपेक्षा हमको थी उससे ज्यादा सुविधा आज हमारे पास है। आज से 50 साल पहले जिन्होंने यहाँ बैठे हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग जो 50 साल के पहले की जिनको होश होगा, याद होगा, जो जो चीजें आप सोचे नहीं थे वो भी आज उपलब्ध है। जब 1998 में पहली बार मोबाइल हम लोगों ने दूसरों के हाथों में देखा था, कुछ लोगों के हाथों में पेजर देखते तो लगता था पेजर कितनी अच्छी चीज है, इसमें मैसेज आ जाता, कहीं से बात कर लीजिए। फिर मोबाइल जब एक आध हाथ में देखा गया, और अब देखिए 22 साल बाद बच्चे के हाथ में कहीं भी रहिए हेलो, अब वही समस्या बन गया। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से तकनीकी ज्ञान जिस तरह से बढ़ रहा है, हम तकनीकी के क्षेत्र में जितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं उतनी तेजी से प्रगति हमारी जीने की तैयारी में नहीं है। इसीलिए आने वाले समय में ये तकनीकी ही आपके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाने वाली है।
और मैक्सिमम परिवारों में समस्या हो गई है। जिस परिवार में जाइए बोलते हैं बच्चा क्या करे, मानता नहीं है, हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। क्योंकि मोबाइल उसके हाथ में आ गया, उसका सदुपयोग दुरुपयोग उसको नहीं बताया गया, उसको ज्ञान नहीं कुछ आया। तो ये टेक्नोलॉजी तो और तेजी से बढ़ती चली जाएगी, लेकिन हमारी जीने की तैयारी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, हमारी समझ उतनी तेज से नहीं बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, उसी टेक्नोलॉजी को, वही टेक्नोलॉजी हमको खाना शुरू करेगी। इसका मतलब ये नहीं टेक्नोलॉजी बंद कर दी जाए, इसका मतलब यह है कि समझदार लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। तो ये जो शिक्षित लोग हैं, 14% से 74% जो शिक्षित लोग हो गए, ये समझदार नहीं हुए, इनको समझदार बनाया जाए। तो इसके लिए एक वातावरण बनाया जाए। उस वातावरण बनाने के लिए इस तरह के शिविर का मतलब यह है, इस कंटेंट का लोक व्यापीकरण। उससे क्या होगा, उससे एक माहौल बनेगा। माहौल बन के क्या होगा, माहौल बनने से होगा कि शिक्षा का जो अधूरापन है वहां पर इसको लाया जाएगा, शिक्षा को भी पूरा किया जाएगा। इसलिए नाम दिया कि दूसरा काम क्या होगा, शिक्षा का मानवीकरण। पहले इसका लोक व्यापीकरण, के लोगों को पता तो चले, फिर उसका शिक्षा में लाया जाए, शिक्षा का मानवीकरण हो। तीसरा क्या काम क्या होगा कि शिक्षा का मानवीकरण होगा, ऐसे लोग खड़े होंगे तो परिवार के अंदर व्यवस्था होगी और परिवार मूलक एक स्वराज्य व्यवस्था खड़ी होगी। तो पहला काम ये जो हम लोग अभी बैठे हैं, लोक व्यापीकरण का है। कुछ कुछ राज्यों में शिक्षा में भी अनुमति दिया है, कुछ कुछ प्रयोग हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रचलन में वही आता है जो शिक्षा में आता है। जो चीज शिक्षा में नहीं आएगा वो प्रचलन में नहीं आएगा। और समाज हमेशा प्रचलन को स्वीकारता है, अच्छी बातों को नहीं स्वीकारता। हम यहां से कितनी भी अच्छी बात बोले, उसको नहीं स्वीकारा जाएगा। जो प्रचलन में है उसको ही स्वीकारा जाएगा। और प्रचलन में वही चीज आती है जो शिक्षा में आती है। अगर अच्छा आचरण नहीं प्रचलन में है, इसका मतलब अच्छे आचरण की शिक्षा में कोई इंतजाम नहीं हुआ है। टुकड़ों टुकड़ों में कभी कभी हुआ है। नैतिक शिक्षा, अन्य शिक्षा के नाम से कभी कभी कुछ कुछ मूल्य शिक्षा के नाम पे आया है। लेकिन जिस ढंग से हम विज्ञान को एक सीक्वेंस में नर्सरी क्लास से और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम उसका कंटेंट सजा के रखे हैं कि कब न्यूटन्स लॉ पढ़ाया जाए, कब आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा, कब न्यूटन लॉ को हम डेरिवेट करना सिखाएंगे, कब इसका लैब में टेस्ट करवाएंगे। ये सारा जिस ढंग से हम सजाए हैं, वैसा हम आचरण की शिक्षा को नहीं सजा पाए आज तक, इसलिए वो प्रचलन में नहीं आ पाया। तो वो प्रचलन में आ जाए, इसके लिए शिक्षा में आना जरूरी है। तो जब लोक व्यापीकरण होता है, जैसे दिसंबर में मैंने शिविर किया बिजनौर में, तो वहां लोगों ने कहा ये शिक्षा में यूपी में कैसे आएगा। हमने कहा 15 जिलों में सरकार ने तय किया है कि इसको शिक्षा में ले आएंगे। बोले बिजनौर जिला इसमें शामिल है कि नहीं, मैंने कहा नहीं शामिल है। बोले बिजनौर जिला कैसे शामिल होगा। हमने कहा बिजनौर जिले में कुल मिलाकर के 16 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में आदमी रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। हर ब्लॉक से 100 50 की संख्या में जो ब्लॉक में एजुकेशन ऑफिसर बैठते हैं, उनको जाकर के प्रत्यावेदन दीजिए कि हमारे बिजनौर में भी मूल्य शिक्षा को शुरू किया जाए, जैसे देश में अन्य जिलों में, प्रदेश के अन्य जिलों में शुरू किया जा रहा है। उन लोगों ने कुछ प्रयास किया होगा, मुझे बहुत सूचना नहीं आई, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें बिजनौर जिले का भी नाम है। तो देखिए, जनता डिमांड नहीं कर रही आचरण के शिक्षा की। कौन मांग रहा है? कोई स्कूल से मांग रहा है, कोई सरकार से आचरण की शिक्षा की मांग कर रहा है। आपको एक ओवरब्रिज भी तब मिलता है जब आप मांग करते हैं। आप मांग नहीं करेंगे तो ओवरब्रिज मिलेगा 20 साल बाद, लेकिन मांग करते हैं तो जल्दी मिल जाता है। शिक्षा में आचरण की शिक्षा को भी शामिल किया जाए, इसका कौन डिमांड कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, इसलिए वह नहीं रहा है। तो जब लोक व्यापीकरण होता है, जनता खड़ी होती है कि नहीं ठीक है, हम इसको शिक्षा में भी हम मांग करते हैं कि इसको शिक्षा में लाया जाए। क्यों नहीं लाया जाएगा? तो जिस तरह से प्रचलन में जो जो चीजें आती जा रही हैं, आगे चल करके आदमी के साथ जीना और कठिन हो जाएगा।
टेक्नोलॉजी उपयोग के लिए होती है, टेक्नोलॉजी के साथ आप जी नहीं सकते। आप टेक्नोलॉजी के साथ खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकते। टेक्नोलॉजी के साथ सकारात्मक अनुभव नहीं होगा। टेक्नोलॉजी के साथ तनाव मुक्त जीवन नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी के साथ जिंदगी का उद्देश्य समझने का टूल मिलेगा, लेकिन उद्देश्य क्या है ये संवाद में नहीं आया, शिक्षा में नहीं आया तो नहीं आएगा। तो टेक्नोलॉजी जो पैरेलल चल रही है उसको चलने दिया जाए। अभी टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं नहीं, ये आपके साथ हम बात कर रहे हैं, थोड़ा कम जोर पे ज्यादा लोगों के साथ बातचीत चली जा रही है। ये इस टेक्नोलॉजी का महत्व है कि नहीं है? कैमरे में चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी, उसके बाद वो हम बाद में भी देख सकते हैं, उपयोग है कि नहीं है? वो चलने दिया जाए पैरेलल, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ेगा। हमको लग रहा है वही पूरा पड़ जाएगा। इसलिए रूप पद धन बल की शिक्षा, रूप पद धन बल को ऐश्वर्य मानना ये अधूरा ही है, ये ऐश्वर्य नहीं है, ये अस्तित्व सहज वास्तविकता है। कोई भी चीज है तो उसका कोई रूप होगा ही, कोई भी चीज है तो किसी पद में होगा ही। जैसे कोई चीज पदार्थ है तो ये भी एक पद है, ठोस है एक पद है, द्रव में बदल गया वो दूसरा पद है, गैस में बदल गया वो तीसरा पद है। तो वहां भी तो पद है, पदार्थ जगत में भी पद होता ही होता है। धन, धन का मतलब क्या है? जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो धन ही है। जो भी प्राकृतिक संसाधन है वही धन है। आपके घर में रुपया भर जाए और गेहूं ना हो बाजार में तो आपको रोटी मिलेगा? तो धन क्या चीज हुआ, रुपया या गेहूं? ऐसे जांच के देखिए। आपके घर में खूब पैसा भर जाए और प्रकृति में हवा प्रदूषित हो जाए तो आपको हवा मिलेगा? धन तो है आपके पास। तो एक्चुअली प्राकृतिक संसाधन ही धन है। अगर वो ठीक बना रहा तो हमको कभी भी उपलब्ध होगा। अगर वो बिगड़ चुका है तो मेरे पास पैसा रहने से सुनिश्चित नहीं हो सकता। तो पैसा केवल किसी प्राकृतिक संसाधन को पाने का विनिमय का एक साधन मात्र है, प्रतीक है, धन नहीं है। ये हम बच्चे को कहां बता पाते हैं? धन तो पानी है, धन तो मिट्टी है, धन तो हवा है, धन तो वनस्पतियां हैं, धन तो खनिज हैं, खनिज। कल को पेट्रोलियम पदार्थ खत्म हो जाएगा। अभी तो आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो ठीक नहीं कर रही है, 100 रुपए पेट्रोल हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया। इसका मतलब है नहीं हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कल को पेट्रोलियम रहेगा ही नहीं। आपके पास करोड़ों रहे, कहां से मिलेगा पेट्रोलियम? 1 करोड़ रुपए लीटर भी मिलेगा ही नहीं, तो 1 करोड़ रुपए लीटर भी आप लेने जाएंगे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। इसका मतलब धन वो है, खनिज धन है, पानी धन है, हवा धन है, मिट्टी धन है, वनस्पतियां धन है। ये ठीक बनी रहे, इसके लिए शिक्षा में इंतजाम। इनको बर्बाद करके हम धन कमाना चाह रहे हैं, फिर उस धन से क्या करेंगे? यही चीज ले आएंगे। हवा को बर्बाद करके हम धन कमाए और उस धन से क्या लेंगे? अच्छी हवा में सांस लेंगे। आदमी की बेवकूफियां कहां कहां पकड़ में आती हैं। मैंने देखा है, लोग होटल में जाते हैं तो बोलते हैं कोई घर जैसा खाना है, और घर में रहते हैं तो बोलते हैं आज जरा होटल जैसी सब्जी बनाओ। ऐसे ऐसे मतलब हमको पता नहीं है ना खुशहाल। देखिए चाहते क्या है? खुशहाल जिंदगी। पता नहीं है तो ऐसे ऐसे ही रॉन्ग नंबर डायल करते रहते हैं। पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? रॉन्ग नंबर, डायरेक्टरी खोल के कोई नंबर डायल कर देंगे। अगर सही नंबर पता है कि ये नंबर सुनील आगीवाल जी का है तो हम डायल करेंगे, उनसे बात हो पाएगी। लेकिन पता ही नहीं है और हमारे सामने डायरेक्टरी रख दी गई, अब तो हम कुछ भी डायल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के धन जो है वो प्राकृतिक संसाधन को ही धन है। वो बना रहेगा तो सबको मिल सकता है, वो खत्म हो गया तो किसी को नहीं मिलेगा, चाहे पैसे वाला हो चाहे बिना पैसे वाला हो। अच्छा देखिए, नोट पर ही लिखा रहता है कि वो धन नहीं है। किसी नोट पे देखिए क्या लिखा रहता है? मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का, तो रुपया कहां है फिर?
वो 100 रुपया कहाँ है? जो नोट है उस पे तो वचन है ना, वो तो लिख रहा मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो टेंडर है, मतलब उस पे साइन कर दिया। तो वो 100 रुपए कहाँ है जो देने का वचन दे रहे हैं वो? तो उसके पीछे पीछे जाएंगे तो कोई वस्तु ही है, लास्ट में जाएंगे तो कोई वस्तु के बदले ही छापा गया। ये हम नहीं बता पाते कि प्राकृतिक संसाधन ही धन है। लॉकडाउन हुआ और मैं उस समय दिल्ली में था, दिल्ली के बगल में गाजियाबाद में रहते थे हम लोग। तो एक दिन शाम को 8 अप्रैल को सूचना आई कि गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, ऐसे 8-10 शहरों का नाम कि ये पूरी तरह से सील कर दिए जाएंगे। अब उसमें एक लाइन नीचे नहीं आया कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी, ये आया नहीं नीचे। अब लोग दुकानों के सामने लाइन लगा दिए। अच्छा, मेरे सामने ही दुकान थी, एक आदमी को देखे कि ठेले में वो 20 पैकेट बिस्किट ही लेके जा रहा है, बोल रहा नहीं कुछ मिलेगा तो यही खाएंगे। मतलब इतना भय हो गया था, हर जगह हुआ होगा, यहां भी हुआ होगा। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, बड़ी गाड़ी से आया और उतरा और गया अंदर, बोला आटा है? तो बोलता नहीं जी आटा तो खत्म हो गया। बोले कब आएगा? बोले सर बता नहीं सकता। उस समय कोई नहीं बता सकता था क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि पता नहीं सप्लाई चेन चलेगी कि बंद हो जाएगी। तो बोला पता नहीं है सर कब आएगी। वो आदमी लगा जैसे रो देगा। उसकी गाड़ी बहुत महंगी थी उसके अकाउंट में भी पैसे रहे होंगे, उससे अनुमान लगता है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा था? आटा। अब गाड़ी थोड़ी खाएगा भूख लगने पे, या बैंक में से नोट निकाल के थोड़ी चबा के खाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है? वस्तुएं ही धन है, सामान ही धन है। अभी हमने क्या कर दिया? सामान को बर्बाद करके हमको पैसा चाहिए, पैसे को हमने धन बता दिया। फिर उस सामान से लाना क्या है? अब आपको चाय पीना है तो क्या करेंगे? उसमें पानी उबाल के उसमें नोट थोड़ी मसल के पिएंगे। क्या चाहिए? आपके पास पैसा है, चाय पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, गैस नहीं है, आग नहीं है, बर्तन नहीं, कैसे चाय बनाएंगे आप? नहीं पी सकते। वस्तु चाहिए, वस्तु ही धन है। ये हम शिक्षा के माध्यम से नहीं बता पा रहे हैं, नहीं जा रहा बच्चों के अंदर। हम तो धन का मतलब जिसमें महात्मा गांधी जी का फोटो लगा हो वही धन है, बाकी कोई धन नहीं है। या पासबुक में मेरे दिख रहा हो वही धन है। अब तो नोट की भी जरूरत नहीं पड़ती, अकाउंट में हमारे दिख रहा हो वही धन है। तो ये कौन बताएगा? ये हम बताएंगे जो हम आगे की पीढ़ी है कि धन का मतलब प्राकृतिक संसाधन। उसी तरह से बल, बल किस लिए? बल किस लिए? तो मानव को एक भी उपयोग की सामग्री बिना श्रम के नहीं मिल सकती। एक भी उपयोग की सामग्री, खाना पीना, कपड़ा, घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, कोई भी चीज बिना श्रम के नहीं मिल सकती मानव को। वो श्रम या तो हम कर रहे हो या हमारे बिहाफ कोई और कर रहा हो। जैसे ये पेन मुझे मिला है, ये पेन मुझे मिला है, मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, लेकिन इसको बनाने के लिए किसी ने श्रम किया होगा। प्राकृतिक वस्तुओं को इकट्ठा करके उस पर अपना श्रम लगा करके कोई चीज बना दिया है। श्रम लगाया है तो बना है। श्रम करने के लिए बल की आवश्यकता होती है और कौशल की आवश्यकता होती है, स्किल की भी आवश्यकता होती है। तो मानव को कोई भी सुविधा की सामग्री बिना श्रम के नहीं मिलती। श्रम के लिए बल और कौशल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। केवल बल हो और कौशल न हो, जैसे मुझे अगर खेती नहीं आती है और आप मुझे दे दीजिए कि ये 3 एकड़ खेत है, ये ट्रैक्टर है, ये बीज है, ये खाद है, ले जाइए खेती करिए। अब मुझे पता ही नहीं है कि कितना खाद पड़ेगा, कितना बीज पड़ेगा, किस सीजन में कौन सा बीज डाला जाएगा, खेत को कैसे जोतना है, कितना जोतना है, ठीक है, कुछ पता ही नहीं है। तो हम उस ट्रैक्टर, बीज, खेत, पानी, खाद लेके क्या करेंगे? क्या चीज में? और ताकत भी मेरे पास है, मैं फावड़ा अकेले चला सकता हूं, पूरा खेत कोड़ सकता हूं फावड़े से। क्या मैं खेती कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि स्किल नहीं है। तो स्किल चाहिए और बल भी चाहिए। ये तो चाहिए ही चाहिए, ये आवश्यक है। लेकिन जब यही हमारे अहंकार की तृप्ति के लिए आ जाता है, रूप, पद, धन, बल,
हमारे सम्मान से, नाक से जुड़ जाता है, तो हम इसका बहुत अधिमूल्यन, बहुत बड़ा कर देते हैं इसको, और इसको ही लक्ष्य बना देते हैं। बल पाना किस लिए? दूसरों को धमकाने के लिए, चमकाने के लिए, दूसरे से बड़ा दिखाने के लिए। रूपवान किस लिए? दूसरों से बड़ा बनने के लिए। धरती पे सबसे रूपवान इकाई कौन सी है? मानव। मानव का रूप धरती का सुंदरतम रूप है, क्योंकि इतनी अच्छी डिजाइन और किसी जीव जंतु की नहीं है। जिसके पास कर्म स्वतंत्रता है, मानव के पास कर्म स्वतंत्रता है, जो चाहे वो कर सकता है, ऐसी उसकी शरीर की डिजाइन है। और उसके अंदर कल्पनाशीलता है, चाहे जितना कल्पना कर सकता है, ऐसा किसी जीव जंतु में नहीं है। ये दो पहाड़ हमारे पास हैं जो किसी और जीव जंतु में नहीं है। एक है कल्पनाशीलता, और दूसरा है कर्म स्वतंत्रता। ये हर मानव के पास है और कम ज्यादा नहीं है। छोटा बच्चा ज्यादा कल्पना करेगा कि बड़ा आदमी? पुरुष बड़ा आदमी ज्यादा करेगा, छोटा नहीं करेगा। अरे छोटे की कल्पनाशीलता से तो आप परेशान हो जाते हैं, जब वो तोड़ फोड़, अठा पटक, लड़ाई झगड़ा सब करता है, उसकी कल्पना ही तो चल रही होती है। घर का जब बच्चा चलना शुरू करता है पैदल, तो घर के हर सामान तोड़ना शुरू कर देता है, वो कल्पनाशीलता से ही। तो कल्पनाशीलता ये सब में एक बराबर है। पुरुष ज्यादा कल्पना करेंगे कि महिला ज्यादा करेगी? युवा ज्यादा करेंगे कि बुजुर्ग ज्यादा करेंगे? स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा कल्पना करेंगे कि बीमार व्यक्ति ज्यादा कल्पना करेगा? बीमार व्यक्ति जो मृत्यु शैया पर बैठा है, वो मृत्यु की ही अलग अलग कल्पना करेगा, लेकिन वो भी कल्पना कर ही रहा है असीमित। तो कल्पनाशीलता में कम ज्यादा नहीं है, और कर्म स्वतंत्रता में भी कम ज्यादा नहीं है। स्वास्थ्य के अनुसार कोई बीमार है तो अलग बात है, या किसी शरीर से अक्षम है तो अलग बात है, नहीं तो कर्म स्वतंत्रता में भी समानता है। तो ये धरती की सुंदरतम डिजाइन है मानव। हमने सुंदर के अंदर सुंदर ढूंढना शुरू कर दिया और उसके आधार पे बाजार लगा दिया। सुंदरता का भी बाजार हमने खड़ा कर दिया। दिल्ली में एक शिविर ले रहे थे, वहां पर दिल्ली के एमसीडी की प्रिंसिपल्स आई थी, तो जब थोड़ी चर्चा हुई तो एक बहन बोलती हैं कि सन 2000 के पहले भारत का जो कॉस्मेटिक बाजार था वो थोड़ा वीक था, कमजोर था। लेकिन सन 2000 के बाद भारत में बहुत सारी विश्व सुंदरी, मिस यूनिवर्स और क्या क्या सब बनाए गए, और उसके बाद भारत का कॉस्मेटिक बाजार बहुत स्ट्रांग हो गया, बूम कर गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंपनियां हैं उन्होंने हमको बेवकूफ बनाया। हमने कहा बेवकूफ बनाया नहीं, हम बेवकूफ थे, हमको पहचाना। हाँ, जब हम चमड़े के आधार पे, रंग रूप के आधार पे ही आदमी को सुंदर असुंदर बताते फिर रहे हैं, तो बेवकूफ बना रहे हैं कि हम हैं पहले से। तो आदमी अपने आप में मानव धरती की सुंदरतम इकाई है। उसका आधार क्या है? उसके पास कल्पनाशीलता असीम है, कर्म स्वतंत्रता असीम है, जो चाहा है वो कर दिया है। लेकिन चूंकि हमको बाजार खड़ा करना था, तो हमने सुंदरता का बाजार खड़ा किया। दिल्ली डाइट में शिविर ले रहे थे, वो उदाहरण बार बार आ जाता है। डीएलएड, डीएलएड जानते हैं आप लोग? यहां भी डीएलएड ही होता है, कोई और होता है? डीएलएड। तो डीएलएड के स्टूडेंट का वहां दिल्ली में एक कोर्स चलता है। डीएलएड में हम ही लोगों ने बनाया है क्रिटिकल थिंकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। एक पेपर है वहां पे। ये एक पेपर है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कंपलसरी है, उसमें यही सब बातें होती हैं। तो जब नए स्टूडेंट आते हैं तो उनके बीच में 7 दिन का एक शिविर रखा जाता है। फर्स्ट ईयर के जब आते हैं तो हम लोग बात करते हैं। तो अभी क्या है, दिल्ली में अगर 100 सीट है तो उसमें 90 लड़कियां ही होती हैं। मान लिया गया कि बेसिक एजुकेशन में लड़कियां ही ज्यादा ठीक रहेंगी, लड़के कम रहते हैं। तो शिविर चलता है, तो हमने पूछा एक डाइट में शिविर में कि आप ये बताओ, आप जो मित्रता करते हो अपने, जिसको दोस्त आप बनाते हैं, वो दोस्त उसकी सुंदरता देख करके बनाते हैं कि उसका व्यवहार देख करके बनाते हैं?
तो जब आप ये उत्तर दे रहे हैं तो भी यही उत्तर दे रहे होंगे। तो उसमें से ज्यादातर क्या सभी का उत्तर यही रहता है कि जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसको अपना हम मित्र बनाते हैं। फिर अगला प्रश्न मैं करता हूं, आप अपना रूप ठीक करने में लगे हो कि व्यवहार ठीक करने में लगे हो? क्यों ऐसा है? तो उनका अगला देखिए, दिल्ली में मुखर हैं बच्चे ना, तो बोलते हैं सर जब डाइट से निकलेंगे तो इसके बाहर यहीं से शुरू हो जाएगा, रूप को ठीक करने की जगह जगह दुकानें हैं, व्यवहार को ठीक करने की कोई दुकान मिलती नहीं है। तो शिक्षा में लाना होगा, तब परंपरा में आएगा, तब इसकी दुकान आएगी। अभी दुकानें खुलने शुरू हो गई हैं, आपको पता है कि नहीं? आपको पता नहीं होगा, अभी दुनिया में सबसे बड़ा, एक दिन आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन जो राजस्थान का था अध्ययनशील समूह का, उसमें भी मैं उसकी चर्चा किया था। दुनिया में अभी सबसे महंगा जो सेक्टर खड़ा हुआ है ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूएस के अंदर, वो है लाइफ कोच का। लाइफ कोच, ये जो हम शुरू सुबह से बात कर रहे हैं, लाइफ कोचिंग ही है कि कुछ और है? और सुनील भैया पहले ही बता दिए कि इसका पैसा नहीं लेते हैं। तो सोच लीजिए, जो चीज बिना पैसा लिए अपने देश में हर शहर में उपलब्ध हो रही है, उस चीज के लिए वहां एक दिन का 1 लाख रुपए फीस है। लाइफ कोच बहुत बड़ा सेक्टर खड़ा हुआ है दुनिया में। आप लोगों में किसी को बनना हो तो ऑनलाइन भी कोर्स उपलब्ध है। ये क्या चीज है? इसकी भी दुकान अच्छी लग सकती है। दूसरा, जब हम लोगों ने शिक्षा के अंदर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और हैप्पीनेस कैरिकुलम और क्रिटिकल थिंकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, ये सब कोर्स लेके आना शुरू कर दिए, तो 2015 में जो यूनाइटेड नेशंस की बैठक हुई जिसमें SDG बना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आप लोग जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा कितने गोल बने उसमें, 17 या 27 कुछ ऐसे ही है, मतलब लास्ट में 7 है, 17 है। उसमें जो 4 है SDG 4, वो क्वालिटी एजुकेशन को है कि 2030 तक दुनिया में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सब तक उपलब्ध करा दिया जाए। उसी के आधार पर देशों की नई शिक्षा नीतियां बनी हैं। अपने यहाँ भी जो NEP 2020 बनी है, उसमें भी शुरू में SDG 4 का उल्लेख करते हुए लिखा गया है। उसमें आप देखेंगे तो एक उसमें लाइन डाली गई है कि दुनिया में जो फिजिकल चीजें हैं, लोगों को स्किल हो जाए, लोगों को भौतिक संसाधन उपलब्ध हो जाए, कला आ जाए, कौशल आ जाए, इसकी शिक्षा में इंतजाम किया जाए, साथ ही वो संबंधों में ठीक से जी सके, इसके लिए सोशल इमोशनल लर्निंग को भी स्थान दिया जाए। SEL, सामाजिक भावनात्मक शिक्षा को भी कोर्स में डाला जाए, ऐसा UN ने कहा। SDG 4 में अपने यहाँ की NEP में भी इसको शामिल किया गया और हम लोगों के लिए बहुत अच्छा मिल गया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में जब इस प्रस्ताव को रख रहा था, सारे अधिकारियों के बीच में मीटिंग थी, तो उसमें से पूछते हैं कि ये कहाँ से आया है। अगर हम कहेंगे नागराज जी ने बताया है, दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम है, तो दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार, यूपी में दूसरी पार्टी की सरकार, कह देंगे नहीं चाहिए। तो हमने कह दिया NEP 2020 के अंदर इतने इतने नंबर पेज पे 4.27, 4.17, 4.22, 4.28 इतने जगहों पे सोशल इमोशनल लर्निंग, सामाजिक भावनात्मक शिक्षा देने के लिए प्रस्ताव किया गया है। उसी प्रस्ताव को देखते हुए मैं ये आपके बीच में रख रहा हूं। बोली बहुत बढ़िया, किया जाएगा इस पे काम। और अभी 25 जिलों में 2500 स्कूल दिया है पायलट करने के लिए, अनुभूति पाठचर्या के नाम से। उत्तर प्रदेश में 25 जिलों के 2500 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी मिल गई है। NEP नहीं कह रहे, NEP को हमने आधार बनाया। सरकारी डॉक्यूमेंट को आधार बनाते हैं तो चीजें सरकार में आसान हो जाती हैं। तो जो मैं कह रहा था कि लाइफ कोच की दुकानें खुल गई हैं, SEL के नाम पे चीजें आ गई हैं, तो हम लोग उसका लाभ उठाएं, सरकारों को उसी को आधार बना के प्रस्ताव दें। हम करेंगे तो यही, इससे अच्छा क्या लाइफ कोचिंग होगी।
इससे अच्छी सोशल इमोशनल लर्निंग की शिक्षा क्या होगी? जहां स्वयं में तनाव मुक्ति, परिवार में कलेश मुक्ति, समाज में भय मुक्ति, प्रकृति में संतुलन की शिक्षा दी जा रही हो, इससे अच्छी शिक्षा क्या होगी सोशल इमोशनल लर्निंग की? इससे अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लाइफ क्या होगा मानव का इस धरती पे बने रहने का? तो दुनिया के पास SEL का कंटेंट नहीं है। आपको सूचना के लिए बता दें, आ तो गया SDG 4 में, NEP 2020 में, लेकिन कंटेंट नहीं है। 5 उन्होंने फ्रेम बना दिए: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप इन फैमिली एंड रिलेशनशिप इन हार्मनी इन रिलेशनशिप एंड हार्मनी विद नेचर। ये 5 उन्होंने सेक्टर बना दिए हैं, लेकिन इसमें क्या पढ़ाएंगे? कंटेंट नहीं है। कंटेंट तो यहां है, हम कंटेंट देने की स्थिति में हैं, बशर्ते हम बलपूर्वक, दम पूर्वक का पाए। शिक्षक के अंदर, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के अंदर अगर दम आ गया तब यह काम हो पाएगा। बात करने से, अखबार में आर्टिकल लिखने से कुछ नहीं होगा। दम पूर्वक कह पाए। आपको काम करना है तो बताइए, नहीं तो बोलिए। मैं तो सीधे ब्लैकमेल किया यूपी में। मैंने कहा मैं यूपी में टीचर हूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन बैठे थे, भैया एडिट कर दीजिएगा बैठी थी, और मैंने कहा कि आप, मेरा यह प्रस्ताव है अनुभूति पाठचर्या के नाम से, इसको मैं लाना चाहता हूं। मेरा ये अपना नहीं है, ये इच्छा है NEP की। NEP की इच्छा है, संपूर्ण शिक्षा की इच्छा है। कंटेंट मेरी टीम के पास है कि आपके यहाँ मैं टीचर हूं, नहीं तो मेरे पास अभी 200 छुट्टियां बची हुई हैं, और नेपाल के शिक्षा मंत्री के साथ मेरा अभी 7 अप्रैल को मीटिंग है, मैं वहां जाके काम करूंगा। बोलती नहीं नहीं, आप यहां शुरू करिए क्या होता है पिछले 1.5 साल से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि अपने यहाँ परमाणु जो विखंडन हो सकता है, ये कड़ाद ने कहा था, ऐसा कहते हैं। मरीज को ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है, ऐसा सुश्रुत ने करके दिखाया था, शल्य चिकित्सा। लेकिन उसको यहाँ पर मान्यता नहीं मिली। वही जब दूसरे देश से आया तो हम लोग कहते हैं कि हमारी चीज को चुराए और ले आकर के हमको बेच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 1.5 साल से यूपी के अंदर इस पाठचर्या को लाने के लिए केंद्र सरकार के कुछ लोगों से, यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री से लेकर अधिकारियों तक बातचीत करने में जितना मुझे पापड़ बेलना पड़ा है, मुझे लग रहा है ऐसे ही पागल हो गए होंगे सुश्रुत और कड़ाद भी उस समय, कोई सुना ही नहीं होगा। हमारी आदत पड़ गई है, जब ये SEL के नाम से आएगा, सोशल इमोशनल लर्निंग के नाम से आएगा, और ब्रिटेन से कोई लाइफ कोच आकर के यूपी गवर्नमेंट को अपना एडवाइस देगा, तो उसको 7 स्टार होटल में स्वागत करके उसकी ये बात सुनी जाएगी। ये हमारी आदत पड़ गई है। इसलिए इस बात को कहने में दम चाहिए, और कहने में दम तब आएगा जब हमारे जीने में चीजें आएंगी। जीने में नहीं आएगा तो कहने में दम नहीं आएगा। क्या करना है आपसे? मैंने कहा सरकार से हमें कोई धन नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई ट्रांसफर नहीं चाहिए, मुझे किसी दूसरे का ट्रांसफर भी नहीं कराना है। भाई मेरे पास कुछ संतरे हैं, मैं कह रहा हूं अच्छा है, आप कह रहे हैं नहीं अच्छा है, हमने कहा नहीं अच्छा है, आप कह रहे नहीं ले जाओ, ठीक है ले जाओ, हम ले जाए दूसरे जगह बेचेंगे। अगर हमारा संतरा है तो कहीं तो बिकेगा, अच्छा है तो कहीं तो बिकेगा, कि बिकेगा ही नहीं अच्छा नहीं बिकेगा तो हम तो उसको खा लेंगे उसमें तो नहीं रोक पाएंगे आप। तो देखिए सरकारों में, देखिए सरकार जो लोग ये कहते हैं कि सरकारों के माध्यम से छोड़ दीजिए, जैसे सोम भैया भी कभी कभी थक जाते हैं, बोलते हैं यार सरकारों के चक्कर में बहुत हमारा नुकसान हुआ। लेकिन जहां पर 99% शिक्षा का काम जिस देश में सरकार के हाथ में है, वहां अगर शिक्षा में घुसना है तो आप कहां जाएंगे? कौन सा तरीका अपनाएंगे आप? 99%, अच्छा 1% अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है भी तो वो भी सरकारी नियम के अनुसार ही चलते हैं। कोर्स उन्हीं का चलाना है, सिलेबस वही लाना, बोर्ड वही उन्हीं के यहां से। तो 100% एक तरह से सरकारी शिक्षा है। तो वहां अगर सरकार में नहीं घुसेंगे तो इस बात को शिक्षा में आप कैसे ला पाएंगे? बात क्या है? तो बात यही है कि रूप की
उपयोगिता को समझाया जाए, पद की उपयोगिता को समझाया जाए, धन की उपयोगिता को समझाया जाए, बल की उपयोगिता को समझाया जाए, स्वयं में तनाव मुक्ति, परिवार में कलेश मुक्ति, समाज में भय मुक्ति और प्रकृति में संतुलन के साथ कैसे जिया जाए, इसकी समझ विकसित करना और इसका बचपन से नर्सरी से अभ्यास कराना, नर्सरी कक्षा से प्रतिदिन अभ्यास कराना। जब मेलानिया ट्रंप आने वाली थी दिल्ली में, तो उसी समय आप शिविर में हापुड़ में आए हुए थे शायद। हाँ, उसी समय आप आए थे हापुड़ शिविर में। तो उसके पहले अमेरिकन एम्बेसी से लोग आते थे हम लोग के ऑफिस में दिल्ली में मिलने के लिए, तो हम नहीं समझ पा रहे थे क्यों आते हैं। तो ये बोलते थे कि ये आप जो हैप्पीनेस कैरिकुलम में जो आपने किताबें लिखी हैं, इसका रोज क्यों प्रैक्टिस करा रहे हैं? भाई नैतिक शिक्षा सप्ताह में एक दिन करा दीजिए, रोज क्या जरूरत है? तो उसमें इंडियन लोग ही ज्यादा रहते थे जो एम्बेसी से आते थे। तो हमने कहा आपको राष्ट्रगान याद है? बोले हाँ याद है। हमने कहा कभी बैठ के आप रटे हैं इसको? आप में से कोई राष्ट्रगान बैठ के कभी याद किया है? याद है कि नहीं है? कैसे याद है? क्योंकि बचपन से अभ्यास हुआ है। तो जब बचपन से अभ्यास से एक राष्ट्रगान जो है वो याद हो गया, तो अगर हम इन मूल्यों की शिक्षा का प्रतिदिन अभ्यास कराएंगे, कहानियों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति भी लेंगे, तो 8 साल, 10 साल, 12 साल के बाद वो बच्चे का अभ्यास कैसे छूट जाएगा? इसलिए रोज कराते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इनका कंटेंट तैयार है, इसको शिक्षा में ले आना, प्रतिदिन प्रतिदिन इसका अभ्यास कराना, बचपन से ही अभ्यास कराना। क्यों? क्योंकि परिवारों में भी वो माहौल नहीं बचा जहां संस्कार दिया जा सके। सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने परिवारों का माहौल बदल दिया। सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। बड़े ज्यादा लगे रहते हैं कि बच्चे? बच्चों का क्या कहना है? घर में मोबाइल बड़े ज्यादा चलाते हैं कि बच्चे? अरे यहां तो बोल दो, ज्यादा कौन चलाता है, बड़े कि बच्चे? अच्छा, बच्चे बोलने में डर रहे हैं, थोड़े संकोच कर रहे हैं।